वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय श्री जमुन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठा रहे गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। और आप सभी जानते हैं हम प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना और चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे आज के भारत की बात करेंगे। 15 अगस्त आज, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ या गुलाम हुआ? आज़ाद हुआ तो कौन हुआ, और गुलाम है तो कौन है? तो किसको आज़ादी मिली 15 अगस्त में? तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नीलेश निडर जी, और हमारे विजेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे कमलजीत सिंह जी भी आज जुड़ने वाले। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रॉमिस करते हैं। जी नीलेश निडर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जय भीम, सत श्री अकाल भाजी। जय भीम, सत श्री अकाल। विजेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल। बात करेंगे आज कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। पहला मेरा सबसे पहला सवाल नीलेश जी से ये है कि जैसे मतलब भारत को सुना जाता है कि आज़ाद हुआ भारत, भारत आज़ाद हुआ या भारत के लोग आज़ाद हुए? तो 15 अगस्त को किसको आज़ादी मिली थी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए, अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ जो ब्राह्मण लोग हैं इंडिया में वो पहले भी आज़ाद थे, वो 1947 के बाद भी आज़ादी है। बाकी बहुजन कोई भी आज़ाद नहीं। अब आज़ाद कैसे नहीं है? क्योंकि मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जी। क्या भारत को धार्मिकता से आज़ादी मिली? क्या भारत के लोगों को जातिवाद से आज़ादी मिली? क्या भारत को भेदभाव, छुआछूत से आज़ादी मिली? क्या भारत को विषमता से आज़ादी मिली? क्या भारत को गरीबी, भुखमरी से आज़ादी मिली? क्या भारत को जो लोग दमन करते हैं, हत्या करते हैं, उनसे आज़ादी मिली? क्या भारत को स्त्री दासीता, मतलब जो स्त्री को दासी बना के रखते हैं, आज भी वो प्रथाएं चल रही हैं, क्या उनसे आज़ादी मिली? जी। क्या भारत को भ्रूण हत्या, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की ताकि लड़का पैदा कर सके, तो उनसे आज़ादी मिली? क्या बलात्कारियों से आज़ादी मिली आज तक? जो छोटी छोटी 2-2 महीने की, 6-6 साल की, 9 साल के भी हाल रिसेंटली दिल्ली में रेप हुआ है, क्या उनसे आज़ादी मिली? और उन बलात्कारियों को सजा मिली अभी तक? स्वतंत्रता के 75वां हम मना रहे हैं ये गणतंत्र दिवस, ठीक है? तो क्या इनसे हमें आज़ादी मिली अभी तक? ये बहुत सोचने वाली बात है। अंधविश्वास से भी हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें पूंजीपतियों से आज़ादी नहीं मिली, हमें छुआछूत किसी भी चीज से अभी तक आज़ादी नहीं मिली। तो हम कैसे आज़ाद हैं? हम कैसे मनाएं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे? कैसे मनाएं? जी, वजह इन्होंने, इन लोगों ने सिखों के साथ भी धोखा किया, मुस्लिमों के साथ भी धोखा किया, सबके साथ धोखा किया। मतलब धोखे पर धोखा, हर एक जगह धोखा दे रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी, जो लड़की ने बोला इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में, इसकी बात के ऊपर? देखिए साहब, ये आज़ादी का दिवस है, पूरा राष्ट्र आज़ादी की खुशियां मना रहा है, 75वां दिवस है। और ये सवाल उठता है कि क्या लक्ष्य हमारे देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, उन्होंने संविधान में क्या लक्ष्य अपने सामने रखा? तो वो जो लक्ष्य था वो देश के आम नागरिक को सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना सबसे पहला लक्ष्य था। जी। सामाजिक न्याय का मतलब था कि उसको भागीदारी मिले हर आदमी को, जो जिन लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, सत्ता से वंचित किया गया था, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, रोजगार मिले, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, सत्ता में भागीदारी मिले। आर्थिक न्याय का मतलब था कि समाज के अंदर जो आर्थिक विषमताएं हैं वो दूर हों, और इतनी ज्यादा विषमताएं न हों कि एक आदमी गुलाम बन के रह जाए और दूसरा पूरी व्यवस्था को अपनी जेब में खरीदने की हैसियत में पहुंच जाए। तो ये सब लक्ष्य रखे गए। तो हम ये देखते हैं कि अगर देश में 60% गरीब जनता है जिन्हें 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रही, देश में नौजवान हैं जो बेरोजगारी का शिकार है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखा वो लक्ष्य की इंतजार में अभी तक हैं। हमारे एक मित्र ने बड़े व्यंग में ये कहा, 2 लाइन सुनाई। उन्होंने कहा कि
गांधी जी का दर्शन समझाया उन्होंने, आजादी का सपना जो देखा था उन्होंने जी कि धैर्य संतोष से बढ़कर न कोई चीज, धैर्य संतोष से बढ़कर न कोई चीज आत्मसात करो, और जब लगे भूख लगे प्यास सताए मौसम, बोलो आजादी की जय और न कोई बात करो। तो जो गांधी जी की आजादी का जो वो था धैर्य और त्याग का, वो तो गरीब आदमी जैसे पूरा जब कर रहा था वैसे अब भी कर रहा है। जरूरत है आज उसको कि सम्मान के साथ जीने को मिले और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, मानव अधिकार सुरक्षित हों। अगर हमारा आज़ादी का दिवस है, इस दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं और उन बाधाओं को हटाते हैं जो रास्ते में रोड़े का काम कर रही हैं, तो फिर हम सही मायने में आज़ादी का दिन मना रहे हैं, वरना ये एक औपचारिकता मात्र होगी। धन्यवाद। और साथियों हम बताना चाहते हैं हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा प्रोग्राम है, अगर कोई जुड़ना चाहता है लिंक हमने दे दिया, उसमें अगर कोई सवाल करना चाहता है, अगर सवाल भी कर सकता है, और अगर कोई मैसेज करना चाहता है मैसेज भी कर सकता है। जी नीलेश जी आप बताएंगे, जैसे जितनी बातें आपने बोली हैं इनके पीछे जो है ये जो लीडर हैं, ये इनके पीछे इनकी कमियां हैं या जो बहुजन जो लीडर है, जो नेता है आजकल के जो बहुजन नेता हैं वो भी बैठे हैं सत्ता में, वो तो जो बलात्कार हो जाए वो किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, वो चुपचाप ऐसे बैठे हैं जैसे उनको मुंह के ऊपर पट्टी लगा रखी उनकी कमी है, या जो बहुत सारे लीडर बने हुए फिलहाल जो बहुजनों को मतलब कहते हैं कि हम उनके अपना अपना आपको मतलब सभी लीडर बोलते हैं चाहे वो कोई भी है, ऐसे मतलब बहुत सारे धमकी देने के तैयार बैठे हैं, हम जो है मोदी का तख्ता हिला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे बोलते बहुत सारे बैठे। तो कमियां इनकी वजह से ये बलात्कार या इतनी कमियां हुई है, या जो नेता बैठे हैं उनकी वजह से हुई है, या ब्राह्मणों की वजह से हुई है, किसको दोषी समझते हैं? सबसे बड़ी बात है 2014 से जब से भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से अत्याचार शोषण ये सारी चीजों का आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बलात्कार के हैं, चाहे वो हत्याओं के हैं, चाहे वो पूंजीपतियों के हैं, सारे मामले आप उठाकर देखिए तो वो 100 गुना बढ़ चुके हैं, जो पिछले टाइम में नहीं बढ़े थे, कांग्रेस के टाइम में नहीं बढ़े थे। पहले भी होता था क्राइम, पर इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। बहुजनों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो यूनाइट नहीं होते हैं। उन्होंने 100 पार्टियां बना रखी हैं, लाखों संगठन बना रखे हैं, और हर व्यक्ति बहुजन समाज में अपने संगठन का मेन मतलब प्रेजेंट रहना चाहता है, उससे आगे किसी को बढ़ाना नहीं चाहता। सबको सीएम का चुनाव लड़ना है, सबको पीएम का चुनाव लड़ना है। जब तक ये लोग एक नहीं होंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। और इतने जो अत्याचार हो रहे हैं वो इनकी गलतियों की वजह से हो। अगर ये लोग यूनाइट हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो मैं कहती हूँ किसी में इतनी दम नहीं है जो हमें गुलाम बना पाएगा, हमारे साथ अत्याचार कर पाएगा, या इस तरह का कोई भी काम कर पाएगा जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं जी। क्योंकि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं और भाजपा के नेताओं ने ही किए हैं। आरएसएस वाले जो चड्डी गैंग के लोग हैं वही लोग करते हैं, और सत्ता पक्ष में जब वो लोग बैठे हैं तो न्याय किससे उम्मीद कर सकते हैं आप? सीधी सी बात है भाई, राजा भी उनका है, शिकारी भी उनके हैं, सब कुछ उनका ही है, न्याय भी वही करेंगे, तो न्याय की तो उम्मीद छोड़ दीजिए। जी जी इनके तो सबके इलाज करेंगे आने वाले वक्त में, जब राज हमारा पलटेंगे, बहुजनों का राज यहाँ पर आएगा तो इनको तो सबको फांसी पर टंगाएंगे सबके सामने। जो ये अभी जो न्याय की कुर्सी बैठकर अन्याय कर रहे हैं उनको तो देखेंगे आने वाले वक्त में बहुजन लोग, तो उनको खुद ही सड़कों पर ला कर उनको सजा देंगे, ऐसी बात नहीं है। विजेंद्र सिंह जी आप बताएं कि मतलब जो है आप जो मतलब देखते हैं कि चलो गुलामी में समा आजाद हुए नहीं वो अलग बात है, लेकिन तकरीबन जितने संगठन चल रहे हैं बहुजनों के, इनमें सभी के सभी लीडरों के अंदर घमंड और अहंकार बढ़ा हुआ, मतलब घमंड और लालच भरा हुआ है। ये सोचते हैं कि हम कुर्सी को छोड़ न दें, हम कुर्सी को मतलब हमारी कुर्सी को कोई और न बैठ जाए। अगर कोई उनसे 4 सवाल कर भी देता तो उसको लात मार के बाहर निकाल देता हूँ पार्टी से या मतलब अपने संगठन से। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उनकी वजह से ये काम हो रहे हैं या सिर्फ मतलब नेताओं की वजह से हो रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्यवस्था व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है। हमारी जो समाज की समस्या है कि जिसे मनुवादी समाज कहते हैं, बाबा साहब ने जो लक्ष्य बनाया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो इसलिए बनाया था, उनका सोचना था कि ये लोकतंत्र गोबर के ढेर पर बना हुआ है, और जब वर्ण व्यवस्था के आधार पर दो में से एक ही चीज सरवाइव कर सकती है, जातिवाद सरवाइव करेगा या लोकतंत्र सरवाइव करेगा। तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो व्यवस्था की समस्या है वो जातिवाद है। उस जातिवाद के कारण जब हम सपना देखते हैं कि हमारे लोग इकट्ठे हो जाएं, अब इकट्ठे कैसे होंगे? किसान
और मजदूर जातियां करीब 6-6.5 हजार जातियों में बटी हुई हैं। मंडल कमीशन कहता है 3,300 से ऊपर बैकवर्ड क्लास जातियों में बटे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग भी 3,000 से ऊपर बटे हुए हैं, जिनके रोटी बेटी के संबंध नहीं होते, जिनमें भावनात्मक एकता नहीं होती, जो कि व्यवस्था नफरत पर आधारित है और वो अलगाववाद पर आधारित है। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यवस्था ही ऐसी है तो जो एकता का सपना देखना वो हमारा सपना मात्र रह जाएगा जब तक कि हम जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष शुरू नहीं करते। इसलिए बाबा साहब ने ये लक्ष्य बनाया था, जब देश के सामने समाजवाद का और सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखा, तो उन्होंने ये भी लक्ष्य रखा कि जातिवाद का एनिहिलेशन यानी संपूर्ण विनाश होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने जब हमने जातिवाद के विनाश के लिए जब सामाजिक न्याय की बात उठी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो जातिवादी शक्तियों ने सांप्रदायिकता फैलाना शुरू किया, मंडल को कमंडल में डाल दिया गया। तो एक पहले समस्या थी जातिवाद की, एक नई समस्या और भी भयंकर रूप में आ गई, जिसे कि आप सांप्रदायिकता कहते हैं। उसी जातिवाद का हम समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन बजाय समाप्त करने के अब एक की जगह दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। तीसरी समस्या हमारी जो भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके कारण हर कानून बेकार हो जाता है, वो पैसे वालों के और समर्थ लोगों के हाथ में जाता है। गरीब आदमी के पास ना कोई वकील खड़ा करने का होता है और ना कोई अब दरखास्त देने वाला कोई होता है, तो वो बेचारे जेल में सड़ते रहते हैं पड़े हुए, और जेलों में सुबह बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर हमारे लोग आबादी में हैं तो वो जेलों में रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। तीसरी जो चौथी चीज है वो है कि एक अपवित्र गठबंधन, एक नापाक गठबंधन जातिवाद का और पूंजीवाद का बना हुआ है इस देश में। तो ये भयानक समस्याएं हमारे देश के किसान और मजदूरों के सामने हैं। वो वर्ग हित में जब तक वर्ग के स्तर पर नहीं सोचते, तब तक उनकी समस्या ना एकता आएगी, ना समस्याओं का समाधान होगा। और वर्ग के स्तर पर जब तक आप नहीं सोच सकते, जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठते। इसके लिए आपको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब तक नहीं चलाते, कैडर एक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार नहीं करते, तो ये इतना आसान नहीं है। कारण ये है कि जितनी भी प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो उन लोगों के हाथ में है जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, सांप्रदायिकता का समर्थन करते हैं। और प्रचार तंत्र लोकतंत्र में बड़ा मायने रखता है। शिक्षा भी उन्हीं के हाथ में है, सत्ता भी उन्हीं के हाथ में, संपत्ति भी उन्हीं के हाथ में है। तो भले ही आपकी आबादी 90% हो, लेकिन आपकी समस्याएं मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। अपने दुश्मन हम खुद अपने आप इसलिए बने हुए हैं कि हम जिनको प्रतिनिधि बना के भेजते हैं वो भी उसी प्रचार तंत्र के शिकार होते हैं, वो भी उसी व्यवस्था के शिकार होते हैं, वो भी उनसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। इनको आम गरीब आदमी को, जिसको खास तौर से जो उसमें पढ़ा लिखा वर्ग है, वो उसको ये सोचना, उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और इन आंदोलनों में आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। वरना तो हमको तो ऐसा लगता है कि ना ये संविधान सुरक्षित है इस देश में अगर यही हालात रहे, और ना लोकतंत्र सुरक्षित है। ऐसा लोग इस गंभीरता से इन बातों पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये सभी शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनका प्रबुद्ध वर्ग आगे आए और जिम्मेदारी को ले और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठे, जातिवाद से ऊपर उठे, सांप्रदायिकता से ऊपर उठे और एक वर्ग के स्तर पर चीजों को सोचे, तो समाधान हो सकता है। जी धन्यवाद। मैंने इसके लिए प्लान किया है, जातिवाद खत्म करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। इसमें जातिवाद कोई मानसिक बीमारी है, शरीर की बीमारी नहीं है। मानसिक बीमारी को हम ज्ञान के थ्रू निपट सकते हैं, क्योंकि मेरे शरीर के साथ में लगी है। जैसा अछूत बोलते हैं, इसका ब्राह्मणों के दिमाग से जो है निकली बीमारियां हैं। जैसे किसी को अछूत बताते हैं, किसी को छोटी जात का बताते हैं, किसी को बड़ी जात का बताते हैं। मतलब ये अछूतपन जो है अज्ञानता से निकलने वाली चीज है। जैसे हमने प्लान किया अभी है कि 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे हम साथ में, और 1 करोड़ों को जोड़ में हम 100 रुपये इकट्ठे करेंगे सब बहुजनों के, जो बहुजन लोग होंगे। तो 25 करोड़ के जब हॉस्पिटल बनाएंगे और 2 हॉस्पिटल बनाएंगे स्टेट में, तो वहां पर लिखा होगा कि जो भी यहाँ जात पात का नाम लेगा उससे 10 गुना पैसा वसूल किया जाएगा। तो जात पात का तो उनका बाप भी नाम भी, मतलब जात पात को नाम लेते इतने घबराएंगे लोग, क्योंकि ये अटैक हम उनके ज्ञान के ऊपर से करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास में सत्ता होगी तो सत्ता हमारे हाथ में होगी, तो सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम तो सीधे लिखेंगे जहां पर भी जिसने भी जात पात का जिक्र किया
उसको या तो जेल जाएगा सीधा, या उस पर 10 गुना ज्यादा पैसे या 100 गुना पैसे ज्यादा ले जाएंगे, तभी यहाँ पर एंटर हो सकता है। तो कौन अपने पैसे खराब करना चाहेगा और कौन अपना वो जात के अंदर घुसना चाहेगा। पहली बात तो जात पात जो है ना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो रखी है, क्योंकि इंसान को बार बार मारती है। सिर्फ जात पात के कारण ब्राह्मण भी शिकार है, इसकी ऐसी बात नहीं है। वो तो जो खुद आदमी शिकार होता है वो दूसरे को शिकार कर, मतलब जो खुद दुखी होता है वो दुखी करता है दूसरे को। तो ब्राह्मण खुद इस गटर में फंसा हुआ, गलती उसकी नहीं है, उसके वो जो गर्म थोड़ी निकालता है सारा कुछ, वो तो उसमें फंसा है। तो आने वाले वक्त में उसके बस का काम नहीं है, इसको हम खुद ठीक करेंगे आने वाले वक्त में। जी नीलेश जी, आप जो हमने जात पात के ऊपर बात रखी है, ये कहाँ तक सही लगी आपको, या कहाँ तक सही, इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? ये इस तरीके से हम बात को अगर करेंगे तो ये जात पात खत्म हो सकती है क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, बात करने से बहुत मुश्किल है कि बात करने से जातिवाद खत्म हो जाएगा। जात पात इंडिया में क्या कर रखा है इन लोगों ने, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना रखी है। वर्ण व्यवस्था वो, और उसको 4 भागों में उसके डिवाइड कर रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। जब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, ठीक है ना, तो उसमें मतलब अलग अलग लोगों को उसी हिसाब से जॉब दी जाती है। और अगर आप सर्वे करवाएंगे भारत के अंदर, तो आप उस सर्वे में देखेंगे कि जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो सारे अपर लेवल के हैं, यानी जनरल कास्ट के हैं। और वहां पर एससी एसटी वाले उतने लोग नहीं हैं, और एससी एसटी वाले जो पद हैं उन जगहों पर भी उनके लोग ही बैठे हुए हैं। इस तरह से इसको, यहाँ के जो सिस्टम को ना इन्होंने मतलब बनाया हुआ है, इसे कंट्रोल किया हुआ। तो जब तक वर्ण व्यवस्था भारत से खत्म नहीं होगी, तब तक आप इस कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए ही मत कि ये कंट्री डेवलप करेगी। एक चीज हो सकती है जो अभी आपने बोली थी कि लोगों को यूनाइट करके हम चीजें कर सकते हैं, चीजों में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जातिवाद खत्म करना शायद इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर जातिवाद खत्म होता है, जी जातिवाद एक मानसिक बीमारी है, उससे नुकसान हो रहा है इंसान का। जब हम बताएंगे, अभी आदमी क्या देखता है आजकल, बेनिफिट देखता है या फायदा देखता है, नुकसान देखता है। जब हम बताएंगे उससे कि जातिवाद से आपका दिमाग भी ब्लॉक हो रहा है, आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो भी जातिवाद से आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, मतलब घर में जो क्लेश चल रहा है भी जातिवाद से, क्योंकि जातिवाद ने आपका दिमाग खाली अंदर से आपको बर्बाद कर रख दिया। तो जब हम कमियां बताएंगे तो कौन इसको पकड़ के बिरेगा जातिवाद को? सिर्फ एससी में ही ऐसे लोग हैं, जहां तक मैंने देखे हैं, जो जाति छोड़ना चाहते, जातिवाद छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मतलब लोग हैं जो जातिवाद छोड़ना चाहते हैं? बहुत ही कम लोग हैं। आपके पंजाब की भी मैंने कई न्यूज देखी हैं, आप पंजाब से आई थिंक है, तो मैंने पंजाब की भी कई न्यूज, वहां पर जटवाद बहुत होता है और हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बर्तन भांडे तक फेंक देते हैं, उनके बर्तन अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैसे जातिवाद खत्म होगा? मुझे तो इस तरह से तो नहीं लगता। वो सारी चीजें इक्वल कर दीजिए, जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें होती हैं। जब सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, सबको बराबर शिक्षा देंगे, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो सारे बंद कर देने चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रखने चाहिए जो भी चीजें रखें, और सबको, चाहे नेता का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़े, एक हॉस्पिटल में उसका इलाज हो, सारी चीजें इक्वल हो। जो रोजगार आप देते हैं भाई, अगर क्लर्क की जो नौकरी होती है, मतलब 4th क्लास की जो नौकरियां होती हैं, वो एससी एसटी के लोग ज्यादा करते हैं, तो जनरल की क्यों नहीं करते? जनरल को भी करनी चाहिए। और जो अपर की जो जॉब होती है सारी, जब देखो, जब शिक्षा का एक स्तर होगा, हर चीज का एक स्तर होगा, तो जातिवाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को हमें चेंज करने की जरूरत है इंडिया के अंदर। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था ध्वस्त की जाए, उसको खत्म किया जाए कि कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई शूद्र नहीं रहेगा, कोई वैश्य नहीं रहेगा, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। ये चारों चीजें खत्म होनी चाहिए। और जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं वो सारी सबको इक्वल दी जाए, जितने जितने उनके पदों को बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो चाहे वो कोई भी हो। ये सारी चीजें, ये तो हमारा राज आएगा 2024 में, उस वक्त हम करेंगे इसको, सारे सिस्टम को लागू। और ये जो है ना, ये ब्राह्मणों के लिए हम तो एक व्यवस्था करेंगे, तो इनको एक अलग से देश बना कर देंगे, इनको जहाँ पर उसका नाम रखेंगे गोबरस्तान, जहाँ पर ये इनके गोबर खाएं या उनका जो भी गाय का मूत्र पीते हैं वो पिए, जो मर्जी खाएं। या इनको फिर ऐसा करेंगे जैसे बीपीएल कार्ड बनाते हैं लोगों का, ये इनका बीपीएल कार्ड बना कर देते हैं इनको, भाई आपको घर पर राशन पहुंचाएंगे, आप आराम से बैठ कर गाय का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, जिसका मर्जी जपे, आप अपने घर में पूजा पाठ करें, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, आदत की दूर इतनी जाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा इनका फालतू में, तो ये अपने घर में जो मर्जी करे। तो इनके लिए ऐसी व्यवस्था मैं तो कहती हूँ कि भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको तोड़ के वहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनने चाहिए। धार्मिक स्थल रखो ही मत इंडिया में, जो लड़ाई की जड़ बने। और अपने अपने जो धर्म है, रिलीजन है, वो अपने घर में रखें, वो रोड पर ना लाएं, बाहर ना लाएं। जो जय श्री राम के नारे लगा करके लोगों को
मार अभी रहे हैं, क्या नहीं, अत्याचार कर रहे हैं, वो चीज खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं दरअसल क्या है ना, धर्म को भी समझना बहुत मुश्किल हुआ है लोगों के लिए। आज का धर्म बहुत टेढ़ी चीज है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। धर्म अगर आदमी समझ जाए तो धर्म को तो ऑटोमेटिक अपनाएगा। धर्म सच्चाई और ईमानदारी का नाम धर्म है, नफरत और बेईमानी का धर्म नहीं है। झूठ और बेईमानी, हमने कई बार पोस्ट पा रखी है जिसमें ब्राह्मण बोलते हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है। हमने कहा था इसमें एक पोस्ट पा रखी हमने की कि जात पात वर्ण व्यवस्था वाला कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता। अगर इसको कोई भी धर्म मानता है तो हम उससे धर्म के मसले पर डिबेट करना चाहते हैं। जिसने अपनी माँ का दूध पिया आ जाए, डिबेट कर ले धर्म के मसले पर। कोई भी कोई अंकराचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई भी माई का लाल आए नहीं सामने, और हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। अभी अगर किसी में हिम्मत है तो हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि जात पात और धर्म वर्ण व्यवस्था वाला कोई भी धर्म नहीं होता। अगर कोई इसको धर्म मानता है तो आ जाए, डिबेट कर ले। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर रही बात हारने हराने की, अगर आप हराना चाहते हैं हमें, खुद हारना चाहते हैं, हम वो भी मंजूर है, तो हम उसमें भी लिए तैयार है। तो किसी में अगर हिम्मत है तो आ जाए। तो इसमें जो है ना, जात पात बहुत बड़ी बीमारी, भारत की जात पात इंडिया की बीमारी है केवल, और नस्लवाद जो है पूरे वर्ल्ड की बीमारी है। इसको हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं, किताब के जरिए हम इसको खत्म करेगा। आने वाले वक्त में मैं किताब भी लिखी, 2-3 किताब मेरी एक आने वाली किताब आ रही है, उस पर नस्लवाद, गुलामी कैसे बाहर निकल सकते, पूरे विश्व के लोग कैसे जिएंगे आजादी की जिंदगी, वो दूसरी किताब का नाम है। और इसमें मैं चल रहा। तो विजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं जात पात के ऊपर जो बात चल रही है? जात पात एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की। और देखिए, ये बहन हमारी ने बहुत कुछ सही कहा है कि जो नौकरियों में शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से बाहर रखने का ये षड्यंत्र है, धर्म भरम कुछ नहीं है। तो लोगों को शिक्षा में भागीदारी मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, संपत्ति में भागीदारी मिले, मुख्य बात यह है। अब रहा वो कि जो नफरत फैलाते हैं या ऊंच नीच करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों को भी ये मिलेच कहते थे, मुसलमानों को भी मिलेच कहते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं रखना चाहते थे। तो इनके खाना पीना न रखने से, नफरत फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क इससे पड़ेगा कि अगर हमारे लोग शिक्षा से वंचित रहेंगे, भागीदारी से वंचित रहेंगे, संपत्ति में, सत्ता में भागीदारी से वंचित रहेंगे, तो मुख्य बात यह है कि हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में, उसके उद्देशिका में सबसे पहली लाइन में ये बात लिखी गई कि हर नागरिक को, किसी जाति विशेष को, किसी को नहीं, हर नागरिक को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय मिलेगा। तो अब ये बात ये है कि वो संविधान में कागज में लिखा हुआ रह गया है। कारण यह है कि हम लोगों ने भी, हमारी गलती भी ये है कि हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने संविधान लिखा है तो हमें सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो एक लक्ष्य है। आपको वोट का भी अधिकार दिया हुआ है, जितना किसी को प्रधानमंत्री को वोट देने का अधिकार है, की ताकत है, उतनी वोट की आपकी है। तो आप अपना आदमी चुन सकते हैं, आप सत्ता में आ सकते हैं, मगर आप प्रचार तंत्र आपके पास नहीं है, साधन आपके पास नहीं है। इसलिए वोट का, सत्ता का अधिकार होने के बाद भी आप अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। तो खास बात यह है कि आपको शिक्षा में भागीदारी मिले, सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिले, संपत्ति में भागीदारी मिले। और रहा उनकी जो मानसिकता है जातिवादियों की कि वो नफरत करते हैं, वो करते रहें और करें। उन्होंने पहले अंग्रेजों से भी की थी, विदेशियों और मुसलमानों से की थी, आज भी करते हैं। उससे कोई किसी के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सत्ता से बाहर रहेंगे और इस तरह के जातिवादियों को सत्ता में बिठाएंगे और सब साधनों को उनके कंट्रोल में दे देंगे, तो आपको निश्चित रूप से सभी लोगों में फर्क पड़ेगा। इसलिए सामाजिक, जो आज आजादी का दिन है, इस बात की जरूरत है कि सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। इस बात का अर्थ क्या होता है, ये हर नागरिक को, हर गरीब को, हर दबे कुचले, दलित को, पिछड़ों को, मुसलमानों को पता होना चाहिए कि इस आर्थिक न्याय का, सामाजिक न्याय का मतलब होता क्या है। तो मैं समझता हूँ समता का जो लक्ष्य है संविधान के सामने, राष्ट्र के सामने, वो पूरा होगा तो इस समस्या का समाधान देश की का हो सकता है और देश एक शक्तिशाली देश बन करके उभरेगा। ऐसी हमारी शुभकामना है। नहीं, जिनसे आप मांग कर रहे हैं वो तो सीधे चोर, डाकू, लुटेरे, झूठ बोलने वाले ठग बैठे हैं। उनसे नहीं, हम मांग नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे मांग कर रहे हैं। हम कटोरा लेके भीख मांगने वाले नहीं है। हमारे अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। जब आपके पास वोट का वही अधिकार है जो आपका सर्वनाश करने वालों के पास है, और आप 90% हैं,
इसके बाद भी आपका शत्रु, आपका सर्वनाश करने वाले ही सत्ता में बैठे रहते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, अपने अंदर योग्यता पैदा करिए, संघर्ष के लिए अपने को तैयार करिए। तो ऐसा नहीं है, आप तो उन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो आपका कल्याण करेंगे, वो गरीबी हटाएंगे, वो जातिवाद खत्म करेंगे, वो सामाजिक न्याय देंगे। अब 71 साल हो गए हैं और हम कब तक सपने देखेंगे? हमको सड़क पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सपनों से काम चलने वाला नहीं है। आप भी सपना देख रहे हैं 2024 का। अब 75 साल से आपको भी या हमारे लोगों को किसी ने मना तो किया नहीं था। ये सब अधिकार हमारे संविधान में थे। जब हम खुद जगने को तैयार नहीं है तो कोई चम्मच से दूध हमको नहीं पिलाएगा। हमको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमारा मकसद एक है, हम जो है ना बोलते हैं इसको कि हम ये काम करेंगे। हम ये नहीं कहते दूसरा करेगा उसको काम को, हम खुद करेंगे और खुद आगे बढ़ के चलेंगे, तब इसको काम हो पाएगा। हम हमारे बहुत सारे लीडर देखे हमने कि वो कहते हैं ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, इस तरह करने से ऐसे हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो कहा है ना, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। शायर लुधियानवी ने ये कहा है। कहा तो कविता में है, लेकिन हकीकत कही है उन्होंने कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। और अपना हक संगे दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। तो बोल तो दिया, उठाएगा कौन इसको? हाँ, नहीं उठाएंगे, इसको जरूर करेंगे काम। इसके ऊपर नीलेश आपको कार्यकर्ता, आपको जागरूक कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। हर आदमी ने, हमारे आदमियों ने हमारे लोगों को वोट बैंक समझ रखा है। देखिए, वो भी चुनाव में ये चाहते हैं कि उनका वोट लें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पैसा कमाएं। जब तक आप लोगों को जगाएंगे नहीं, उनके अंदर आत्मसम्मान पैदा नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कैडर बनानी पड़ेगी, प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। ये वोटों की राजनीति से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो त्याग बलिदान करना पड़ेगा, संगठन की शक्ति को समझना पड़ेगा। वोटों की राजनीति से काम नहीं चलेगा। वोटो वाले ही तो बैठ के बर्बाद कर दिया देश को। तो आप कह रहे वोटों की राजनीति से काम चलेगा? किसकी राजनीति से चलेगा काम? जब नहीं, मतलब ये मेरा 70 सालों से जगा रहे हैं लोग, तो अब तक जागे नहीं क्या? जागे, सारे के सारे जागे हुए हैं। उनको सब सिर्फ सही दिशा देने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि लोग जागे हुए हैं, लोग परेशान है सिस्टम से, लोग लीडर से परेशान है। उनको सिर्फ एक दिशा चाहिए, और दिशा को हम देंगे उसको आने वाले वक्त में। ये हम नहीं करेंगे कि हम उसको 100% करें, लेकिन हाँ, खुदा अल्लाह को हम उसको मानते हैं, उसकी बख्शिश हम इसको काम कर पाएंगे। जब उसकी बख्शिश होगी तो बड़े बड़े ताकत, बड़े बड़े सिस्टम हिल जाते हैं। तो हम ही करेंगे इसको आने वाले वक्त में। इनको जो जागे हुए, सभी लोग जागे हुए, ऐसी बात नहीं कोई सो रहा पड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको दिशा देनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मुझे। नीलेश जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि बहुत सारे लीडर बैठे हैं कि अगर कैंटर कैंप लगाएंगे 40-40 साल में भी, तो जाग पाएंगे? मैं बात कर रही हूँ यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ, तो मतलब बताइए इसमें कि जो लीडर जागे हुए हैं, जो लीडर आजकल के कर रहे हैं काम, उनको क्या करना चाहती हैं? उनमें जो लोग जागे हुए हैं फिलहाल, उनको क्या करना चाहती है? आजादी कब, मतलब कैसे आजादी ले सकते हैं? तो आजादी जिस दिन हम भारत को जात पात से मुक्त कर दें और ब्राह्मणवाद की जाड़ से मुक्त कर देंगे, उस दिन हम आजादी का जश्न मनाएंगे जरूर, और ये जरूर करेंगे हम। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लीडरों को जो बैठे हैं, मतलब हर साल प्रोग्राम करते हैं, कई करोड़ रुपए लोगों का खर्च करवा देते हैं, और मिलता क्या उनको कि उसने ये किया और उसने वो किया और हमने ये किया, हमने ये, बस इतना मिलता और कुछ नहीं मिलता। उनको क्या करना चाहते हैं आप? मैं बहुजन लीडर्स को, जितने भी हैं, पार्टी वाले हैं या संगठन वाले हैं, सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जितना पैसा आप इन चीजों में खर्च कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े कैडरों में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आप लोगों को समझाने के लिए, उनके लिए जागरूकता के लिए कैडर कीजिए कि आपकी वोट की वैल्यू क्या है। आप मतलब एक दारू की बोतल में और मुर्गे मीट में, इसमें बिक जाते हो, एक शॉल में बिक जाते हो, एक कंबल में बिक जाते हो, ठीक है ना? आपको उसका बेनिफिट क्या मिलता है? 5 साल तक जो गवर्नमेंट चलती है, उसका बेनिफिट क्या मिलता है? आपके साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, आपको शिक्षा से दूर रखा जाता है, आप न्याय मांगने के लिए जब जाते हैं, जबकि कानूनी बाबा साहब ने बनाया, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलता। मतलब आज कंप्लेन हुई और हमें रोडों पर आना पड़ता है। मेन चीज की, अगर लड़की का बलात्कार हुआ है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है, वो भी लाखों की तादाद में, और तब भी हमें न्याय नहीं मिलता। तो उन्हें वोट की कीमत समझनी चाहिए। तो वो लोग बड़े बड़े कैडर आयोजित करें पूरे इंडिया के अंदर, ताकि लोगों को अपनी वोट की वैल्यू समझा सकें।
ये व्यर्थ में पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। जी जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो उनको 100 जो है ना महिला ब्रिगेड बना देना चाहिए हर 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 उसमें जिले के अंदर, ताकि कोई बलात्कार होती है सबसे पहले पिटाई उसकी जो इंस्पेक्टर करे वहां पर जो 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 कार्रवाई नहीं करता है वो उसकी पिटाई करे। मतलब 100 महिलाओं का ब्रिगेड मतलब इतनी तगड़ी बना दी उनका, हर में सिर्फ 2-2 2.5 फुट के डंडे होने चाहिए, बस इतना इतना बहुत है। तो उनको इतनी खुली छूट होनी चाहिए कि आप अगर बलात्कार कोई करता है उसको सीधा फांसी पर टंगा दो, बस इतना काम करना चाहिए। तो ये तो बलात्कार एक आदमी फांसी पर टंगा दे तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, फिर बोला बलात्कार करने वाला है सबके सब ये पुलिस वाले वैसे ही काम करेंगे। बात और ये है ना, बहुजन लीडर्स इस बारे में काम ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो अपनी पार्टी में भी भागीदारी नहीं देना चाहते हैं यूथ को, तो काम कौन करेगा भाई? जो क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड तो यूथ का है, यूथ काम करना चाहता है, लेकिन यूथ अपना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा कि बाहर काम करेगा? तो मेरे हिसाब से बहुजन लीडर्स जो पैसा वेस्ट करते हैं, जो खर्च करते हैं प्रचारों में, उससे अच्छा है कि आप एक यूथ विंग तैयार कीजिए, लड़कियों की और लड़कों की, मतलब यूथ विंग तैयार कीजिए और उनको पूरे भारत में कैडर के लिए मतलब टाइम दें और उनको सपोर्ट भी करें कैडर के लिए कि भाई हम आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो भी सैलरी होगी, पेडेड वर्कर मतलब जो काम करें, ठीक है? तो उनकी वोट की वैल्यू भी समझ में आएगी। जब सरकार बनेगी हमारी भारत के अंदर, तो हम सारी चीजें आसानी से चेंज कर सकते हैं। और जो बहुजन राज की आप बात कर रहे हैं वो बहुजन राज आएगा, लेकिन कैसे आएगा? उसके लिए आपको पूरा वोट बैंक संभालना पड़ेगा, उसको एक जगह लगाना पड़ेगा, जी। अपनी सरकार बनानी हमने पड़ेगी। प्लान भी कर लिया है और मानव समाज पार्टी का गठन भी हम कर रहे हैं, क्योंकि बिना पार्टी के यहाँ पर सरकार नहीं बना सकते आप। और पार्टी से हम इसमें सिर्फ नौजवान 33% में महिलाओं को रखेंगे हम, और 33% हम ट्रांसजेंडर को साथ में ले रहे हैं, इसमें 34% रहेंगे सब पुरुष। तो इसमें सभी को हम साथ में ले रहे हैं, नौजवानों को खास करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पार्टी से जरूर जुड़े, मानव समाज का गठन कर दिया किया हमने, क्योंकि ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना किसी धर्म से लिंक है, किसी से कोई मानव, सिर्फ इंसानियत से लिंक होगा इसका, और किसी से कोई नहीं होगा। बाकी इसमें 3 चीजों को मनी इसमें एंटर नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को, वैश्यों को और इनको क्या नाम है जो ठाकुर हैं, इन लोगों को हम इसमें एंटर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो अपनी पार्टी बढ़ाए जो मर्जी करे, तो बाकी के इसमें सब शामिल हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी है। तो इसमें आने वाले वक्त में हम भी इसका निकाल रहे हैं, इसका मतलब एक जो रजिस्टर भी करा रहे हैं इसको, और इसके लिए हम एक बहुत जल्दी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और एक इसी से हमने जो प्लान बताया आपको, उससे उसी से पार्टी निकालेंगे, उसी में सारा कुछ में करने वाले हैं। तो विजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप इनको, जो बहुजन लीडर जो घूम रहे हैं, मतलब खा पी कर तगड़े तगड़े हो गए हैं, और वो पैसे भी मतलब चाट जाते हैं लोगों को, उनको मिलता नहीं लोगों को कुछ, क्या कहना चाहते हैं उनको? हाँ, जिम्मेदार देखिए, सत्ता में आप आए, अगर मान ले किसी चमत्कार से आप सत्ता में आ भी गए, और अगर सत्ता और राजनीति को अगर आपने खेल बच्चों का समझ रखा है और उसको ठीक से आप दोस्त और दुश्मन में फर्क भी नहीं करना जानते, लेफ्ट राइट का फर्क भी नहीं करना जानते, तो सत्ता में आने के बाद भी जिंदगी का मकसद सामाजिक न्याय न दे करके वही अब लूटपाट करना हो जाता है लोगों का। तो सत्ता में आने से ज्यादा जरूरी है कि अपने सत्ता को योग्य बनाएं, और योग्य बना करके जो लक्ष्य है हमारा सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, उसमें अपनी योग्यता को खर्च करें, तो निश्चित रूप से चीजों में परिवर्तन होगा और आम कमजोर दबे कुचले लोगों को न्याय मिलेगा। जी। नीलेश जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, आप क्या संदेश देना चाहते सबको? लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था, बलात्कार से, इन सब चीजों से आजादी कैसे मिलेगी? आजादी जब भी मिलेगी जब पूरा बहुजन समाज यूनाइट होगा, यूनाइट होकर अपनी सरकार बनाएगा। सरकार बनाने के बाद में आप इस वर्ण व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो संविधान चलाने वाले जो लोग हैं, अगर वो सही होंगे तो संविधान सही साबित होगा, और अगर संविधान चलाने वाले लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो खराब होंगे तो संविधान गलत साबित होगा, सीधी सी बात है। तो वो संविधान को लागू ही नहीं कर रहे हैं, वो संविधान की मान ही नहीं रहे हैं, वो तो अलग ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो गुलाम बनाना है, ना कि किसी को अपने हक अधिकार या राइट्स नहीं देने हैं उनको। इसलिए तो बहुजन समाज को एकजुट होकर के, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं बहुजन समाज की, और जितने भी ये संगठन हैं लाखों के हिसाब से बने, ये सारे लोग मिलकर एक बार अपनी सरकार बना लो, ताकि आपको सारे जो दुख है ना आपके, उनसे निवारण मिल जाए, उनसे छुट्टी मिल जाए। आपको बार बार से अपनी बच्चियों के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, आपको नौकरी के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, आपको हॉस्पिटल्स के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, आपको जातिवाद उत्पीड़न के जो केस होते हैं, जिनमें हत्याएं, मूंछ रखने पर, गोली चढ़ने पर जो हत्याएं होती है, उन सब चीजों से छुटकारा मिले। तो मैं तो यही अपील करती हूँ 15 अगस्त के दिन
कि भाई पूरा बहुजन समाज यूनाइट हो जाओ, अभी भी समय है, वरना इससे भी बुरा समय आएगा, इससे भी बुरा जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो सरकारें चल रही हैं, जो कर रही हैं। दरअसल क्या है कि मतलब मेरे हिसाब से क्या हुआ कि आप तो समझदार है इसमें कि ये जो स्लोगन फैला रखा था लोगों ने कि 99% लोग पढ़े लिखे हाईएस्ट एजुकेटेड ऐसे बंदे हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, ऐसा बोलते हैं। जब इन्हीं की वजह से शैतान लोग बैठे पावर बजा करके, इन्हीं की वजह से ये अनपढ़ लोग जो गालियां निकालते हैं इस कुर्सी पर बैठ कर, इन्हीं की वजह से तड़ीपार वगैरह ऐसे जो बैठे हैं लोग जो है, इन्हीं की वजह से हुआ। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने, सच्चे लोगों ने, ईमानदार लोगों ने कहा हमें तो राजनीति गंदी चीज है, हम क्या करें जाके। तो गंदी चीज को अगर गंदे आदमी ने संभालेगा तो फिर अच्छा कौन संभाल, अच्छा थोड़ी संभालेगा। तब अच्छे तो घर बैठ के तो गंदे संभालेगा, तो गंदे लोगों ने संभाला तो नहीं, अच्छी बात नहीं। तो उसको आने वाले वक्त में बहुत चेंज करेंगे उसको सिस्टम को, और ऐसा राज कायम करेंगे कि हजारों साल तक यहाँ कोई मतलब कोई विदेशी परिंदा पर नहीं फड़फड़ाएगा। इसको कहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे लोग, इसको हम सोने की चिड़िया नहीं, इस बार सोने का बाज बनाएंगे, ताकि यहाँ पर बाज जो है उड़ानी मारता है ना, तो अपनी मर्जी से खाता, अपनी मर्जी से पीता, अपनी मर्जी से चलता है। तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि हजारों साल तक यहाँ कोई विदेशी बंदा, कोई दूसरा मतलब सत्या का राज ऐसा कायम करते हैं कि याद रखिए दुनिया किसी ने कुछ किया था। तो ऐसे भोजन ही मतलब शक्ति है हमारे पास में। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में और कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमारे पास में है। खुदा अल्लाह गॉड की ताकत हमारे पास में है, इससे बड़ी ताकत हमारे पास में और कुछ नहीं है। लेकिन इसको सिस्टम को हम चेंज करेंगे और 100% करेंगे। आजादी का दिन मनाएंगे भारत में, जिस दिन वनवाद से, पूंजीवाद से, जातिवाद से, वर्णवाद से भारत मुक्त हो जाएगा, उस दिन जरूर मनाएंगे। नीरज जी आपका मतलब आप नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और आने वाला वक्त में बहुत ये काम करने बाकी पड़े हैं, इनको सभी मिलकर करके। थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। सत श्री अकाल। जुड़ रहे भाई मानव के साथ में आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।